झारखंड कांग्रेस ने आला कमान को सौंपी विधायकों की सूची, मंत्रियों का ऐलान जल्द। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में नई सरकार के मंत्रिमंडल में कांग्रेस की भागीदारी की तस्वीर जल्दी ही साफ हो जाएगी। झारखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सोमवार को आला कमान को सौंप दी। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने खुद ये सूची दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सौंपी। मीर कमलेश ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल से भी भेंट की और विधायकों की सूची देते हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का ब्यौरा भी दिया। आला कमान अब इस सूची से झारखंड मंत्रिमंडल में कांग्रेस से शामिल होने वाले विधायकों समेत विधायक दल के नेता पर निर्णय लेगा। 1-2 दिन में उनके नाम भी जारी किए जाएंगे। मीर और कमलेश ने प्रमंडलवार और जातिवार विधायकों की रिपोर्ट भी सौंपी है, ताकि मंत्रियों और विधायक दल के नेता का चयन करने में सहूलियत हो। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सोमवार को सबसे पहले झारखंड प्रभारी मीर से मुलाकात की। उसके बाद दोनों ने संगठन प्रभारी वेणुगोपाल से मिलकर झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी के विधानसभावार प्रदर्शन की जानकारी दी। उन्हें 16 सीटों पर मिली जीत के समीकरणों की जानकारी दी। साथ ही उन 14 सीटों के बारे में भी जानकारी दी जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हार के कारण खोजने के लिए कमेटी बनाए जाने की भी जानकारी दी। बता दें कि 14 सीटों में 4 वैसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के सीटिंग विधायक चुनाव लड़ रहे थे। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, नवंबर के मानदेय से कटेगा ईपीएफ। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के नवंबर महीने के मानदेय से ही ईपीएफ की राशि कटेगी। पारा शिक्षकों के मानदेय से जहां 13% राशि 1950 रुपये कटेगी, वहीं सरकार अपनी ओर से 13% राशि 1950 रुपये जमा करेगी। जिन पारा शिक्षकों का यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जेनरेट कर लिया गया है, उन्हें मानदेय जारी किया जाएगा और उससे ईपीएफ की पहली किस्त काटी जाएगी। वहीं अगले 15 दिनों के अंदर बचे पारा शिक्षकों को यूएएन नंबर देने के बाद उनका मानदेय ईपीएफ कटौती के साथ जारी किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। राज्य के 58,047 पारा शिक्षकों में अब तक 37,815 पारा शिक्षकों का यूएएन नंबर जेनरेट कर लिया गया है। नवंबर महीने का मानदेय जारी होने पर ईपीएफ की राशि उससे काट ली जाएगी, जबकि जो शेष पारा शिक्षक बचे रहेंगे, जिनका यूएएन नंबर जारी नहीं हो सका है, उन्हें अगले 15 दिनों में यूएएन जेनरेट के बाद ईपीएफ कटौती के साथ राशि का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में पारा शिक्षकों के नवंबर के मानदेय की राशि जारी किए जाने की संभावना है। जिलों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है, इसके आधार पर भुगतान किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जिलों को इस सप्ताह के अंत तक सभी पारा शिक्षकों का यूएएन नंबर जेनरेट करके रिपोर्ट देने को कहा है, ताकि अगले सप्ताह से ईपीएफ कटौती के साथ नवंबर माह के मानदेय देने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। झारखंड की कमाई बढ़ाने में जुटे हेमंत सोरेन, राजस्व संग्रह में तेजी के लिए हाई लेवल की मीटिंग। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने झारखंड में राजस्व बढ़ाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और निर्देश दिया कि विकास कार्यों को गति देने के साथ राजस्व संग्रह को भी बढ़ाएं। सभी विभाग राजस्व उगाही में तेजी लाएं। अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के नए स्रोतों की संभावना भी तलाशें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बजट की तैयारी चल रही है। बैठक में सरकार के काम पर नजर दौड़ाई गई। सभी विभागों के साथ चर्चा और समीक्षा करेंगे कि कैसे विकास की गति तेज हो। जैसे ही सरकार का पूरा गठन हो जाता है, सभी लोग काम तेज करेंगे। विकास की गति बढ़ाने में आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास होगा। सीएम ने कहा कि राजस्व वृद्धि से लेकर रोजगार तक के मुद्दे पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ में लगातार सभी चीजों पर नजर रखने की भी ताकीद की गई है। सीएम ने कहा कि राजस्व संग्रह जरूरी है, लोगों तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। झारखंड में बढ़ सकती है बिजली की कीमतें, 2.60 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में बिजली की दरों में वृद्धि हो सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) ने अपना वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव सोमवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) के समक्ष पेश किया है। प्रस्ताव में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6.65 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 9.25 रुपये करने का आग्रह किया गया है। बिजली कंपनियों को नियमानुसार हर साल 30 नवंबर तक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा आयोग के समक्ष दाखिल करना होता है। 30 नवंबर रविवार होने के कारण जेबीवीएनएल ने अपनी टैरिफ पेटिशन सोमवार की शाम रखी। दूसरी ओर हेमंत सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती रहेगी और इससे अधिक खपत पर 400 यूनिट तक प्रति यूनिट सब्सिडी भी दी जाती रहेगी। उपभोक्ताओं से ली जाएगी राय। आपको बता दें कि विद्युत नियामक आयोग अब इस प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा और प्रमंडलवार जनसुनवाई करेगा। इस दौरान उपभोक्ताओं की राय ली जाएगी। उसके बाद आयोग जरूरत के अनुसार बिजली की दर बढ़ाने पर फैसला लेगा। पिछली बार 30 सितंबर को जारी टैरिफ ऑर्डर में बिजली की दरों में आयोग ने कोई भी बढ़ोतरी नहीं की थी। आयोग ने दर बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
मलेशिया से वापस लौटेंगे झारखंड के 52 मजदूर। 11 से 20 दिसंबर तक वापसी, एक साल पहले कमाने गए, अब खाने के भी पड़े लाले। दरअसल आपको बता दें कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में फंसे झारखंड के 52 मजदूरों और उनके परिजनों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार ने इनकी वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके बाद सबको 11 से 20 दिसंबर तक वापस देश लाया जाएगा। ये जानकारी गिरिडीह सांसद ने दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स लिखा, मजदूरों के फंसने के मामले को सोमवार को संसद में नियम 377 के तहत सभा पटल पर रखा था। भारत सरकार ने संसद में बताया है, सभी मजदूरों को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर स्थित भारतीय दूतावास में रखा गया है। कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके बाद तय तिथि पर इन मजदूरों को देश वापस लाया जाएगा। हजारीबाग के सबसे अधिक 27 मजदूर। आपको बता दें कि मलेशिया में फंसे राज्य के 52 मजदूरों में सबसे अधिक मजदूर हजारीबाग जिले के हैं। हजारीबाग जिले के टाटी झरिया के 16 और बिष्णुगढ़ के 11 मजदूर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गिरिडीह जिले के बगोदर के 7, बोकारो के गोमिया के 18 हैं। इनके अलावा इनके साथ ओडिशा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के मजदूर भी हैं। उनकी भी वापसी होगी। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। झारखंड सरकार का दावा, राज्य में कोई घुसपैठ नहीं, केंद्र का जवाब जानेगी कोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। 8 नवंबर को पिछली सुनवाई में जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस अमानुल्लाह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता दानियल दानिश को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। दरअसल 20 सितंबर को हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कमेटी के सदस्य के नाम भी सुझाए थे। हाईकोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था। झारखंड सरकार ने कोर्ट में कहा, राज्य के 6 जिलों गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज और देवघर के उपायुक्तों ने पहले ही अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में कोई अवैध प्रवासी नहीं है। सिर्फ साहिबगंज जिले में 2 मामले सामने आए थे, जिनसे राज्य सरकार निपट रही है। राज्य सरकार का ये भी कहना है कि अवैध प्रवासियों के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव के दावे निराधार हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था, झारखंड सीमावर्ती राज्य नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश राज्य में हो रहे विधानसभा चुनावों में भाषणों का विषय बन गया है। उन्होंने कहा था, केंद्र सरकार ने झारखंड में घुसपैठ का जो दावा किया है वह आंकड़ों पर आधारित नहीं है। ऐसे में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का आदेश घुसपैठ से निपटने की राज्य सरकार की शक्ति में हस्तक्षेप है। बजट की 70 योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने में जुटी सरकार। दरअसल आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट घोषणा में राज्य सरकार ने 72 योजनाओं को फोकस पॉइंट बनाया था। सरकार अब उन घोषणाओं की प्रगति का आकलन करने जा रही है। आगामी बजट बनाने से पहले सरकार यह जानना चाह रही है कि किन योजनाओं के लिए आगे कितनी राशि आवंटित करनी पड़ेगी। योजना एवं विकास विभाग ने ऊर्जा एवं स्वास्थ्य विभाग समेत 1.5 दर्जन से अधिक विभागों से रिपोर्ट मांगा है। आपको बता दें कि विभागीय प्रधानों को 16 दिसंबर तक इस साल 30 बजट घोषणाओं पर की गई कार्यवाही ATR का प्रतिवेदन देने को कहा है। रिपोर्ट आ जाने पर योजना एवं विकास विभाग उसे वित्त विभाग को भेजेगा। उधर वित्त विभाग भी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के लिए विभागों से मांग पत्र भेजने का निर्देश दिया है। वित्त विभाग ने 11 दिसंबर तक विभागों से स्थापना बजट का आलेख मांगा है। योजना विभाग ने भी 7 जनवरी तक स्कीमों का योजना आलेख विभागों को देने को कहा है। मांग पत्र का आलेख आने के बाद विकास आयुक्त की अध्यक्षता में विभागीय प्रधानों की बैठक होगी। काशी और उज्जैन की तर्ज पर देवघर में वैद्यनाथ कॉरिडोर, हेमंत सरकार का 900 करोड़ वाला बड़ा फैसला। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार सत्ता संभाल चुकी है। इसके साथ ही सरकार के फैसले भी आने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। हेमंत लगातार फैसले ले रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक में मैया सम्मान योजना की सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया। हालांकि इसका ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया था। उसके अलावा उन्होंने राज्य में JPSC JSSC के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा हेमंत सरकार ने बाबा नगरी देवघर को बम बम करने का मन बना लिया है। झारखंड सरकार देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में जल्द ही कॉरिडोर बनाने जा रही है। इसके लिए हेमंत सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ और उज्जैन में महाकाल की तर्ज पर बनेगा। कॉरिडोर निर्माण के लिए देवघर में झारखंड सरकार ने 30 एकड़ से ज्यादा जमीन को चिन्हित कर लिया है। उसके बाद जल्द ही सरकार इस प्लान पर काम करेगी। DPR तैयार किए जाने के बाद उस पर जमीन स्तर पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार की ओर से देवघर में बाबा बैद्यनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए के बजट का निर्धारण किया गया है। इस कॉरिडोर के निर्माण की जद में काशी की तरह वहां की स्थानीय दुकान और मकानों को तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद निर्धारित एरिया को अपने कब्जे में लेने के बाद सरकार कॉरिडोर का निर्माण शुरू करेगी। सरकार की ओर से लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि जमीन मालिकों को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार कब? हेमंत सरकार के मंत्रियों के शपथ ग्रहण की आ गई डेट। RJD से एक मंत्री।
दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली। उनके साथ किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली। 9 दिसंबर से विधानसभा के विशेष सत्र की घोषणा भी हो गई है, पर अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। अकेले सीएम बजट के बाबत अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार कांग्रेस की वजह से लटका हुआ है। कांग्रेस ने अभी तक अपने कोटे के मंत्रियों के नाम फाइनल नहीं किए हैं। झारखंड में इंडिया ब्लॉक के दूसरे पार्टनर आरजेडी ने अपने कोटे के एक मंत्री का नाम फाइनल कर दिया है। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले हर हाल में मंत्रिमंडल का विस्तार आवश्यक है। कम से कम संसदीय कार्य मंत्री का नाम तो सरकार को तय ही करना होगा। सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री की जरूरत पड़ती है। झारखंड में 11 मंत्री बनने हैं। सूत्र बताते हैं कि 4 विधायकों पर एक मंत्री का फॉर्मूला तय हुआ है। इंडिया ब्लॉक के 4 पार्टनर हैं। इनमें जेएमएम के अलावा कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल शामिल हैं। सीपीआई-एमएल के 2 विधायक हैं, पर उसने मंत्री पद लेने से मना कर दिया है। ऐसे में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी से ही मंत्री बनाए जाने हैं। तय फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस से 4, आरजेडी से 1 और जेएमएम से 6 मंत्री बनेंगे। आरजेडी ने अपने मंत्री का नाम हेमंत सोरेन को बता दिया है। कांग्रेस अभी मंथन में लगी है। कांग्रेस बुधवार तक दे सकती है सूची। आपको बता दें कि कांग्रेस कोटे से मंत्री बनने के लिए कई विधायक बेताब हैं। ऐसे लोगों को पता है कि मंत्रियों के नाम शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, इसलिए सभी अपने अपने स्तर से दिल्ली में जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। सूचना है कि दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व ने इस बाबत बैठक की है। आज या कल तक सूची हेमंत सोरेन को सौंपी जा सकती है। सूची मिलते ही मंत्रियों को शपथ दिलाने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। 5 या 6 दिसंबर को मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों का शपथ ग्रहण हो सकता है। मुंबई से देवनागरी तक सीधी हवाई सेवा शुरू। देवघर पहुंची पहली फ्लाइट। लोगों ने कहा यह हवाई सेवा यात्रियों को काफ़ी राहत पहुंचाएगी। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई से देवघर की सीधी हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। मंगलवार को दोपहर 1 बजे इंडिगो की पहली फ्लाइट मुंबई से देवघर पहुंची, जहां वाटर कैनन सैल्यूट से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से बाहर निकले यात्रियों ने कहा यह हवाई सेवा यात्रियों को काफ़ी राहत पहुंचाएगी। करीब 180 यात्रियों को लेकर पहली फ्लाइट मुंबई से देवघर पहुंची। देवघर पहुंचने पर लोगों ने बाबा बैद्यनाथ की धरती को नमन किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण यह संभव हो पाया है। भागलपुर बांका के लोगों को भी सहूलियत। फ्लाइट से देवघर पहुंचे बमपास टाउन निवासी मिथिलेश शर्मा ने बताया कि मुंबई की हवाई सेवा शुरू होने से देवघर समेत पूरे संथाल परगना, बिहार का भागलपुर, बांका, जमुई समेत आसपास के कई जिलों के यात्रियों को सहूलियत होगी। बंगाल की शेफाली ने बताया कि उन्होंने अब तक बाबा बैजनाथ के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन मुंबई से सीधी हवाई सेवा शुरू होने के कारण वह पहली फ्लाइट से यहां पहुंची। सिमरटोली से मेकॉन 20 मिनट में। रांची को मिलेगा नया फ्लाईओवर। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना संग किया निरीक्षण। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी रांची को जल्द एक और फ्लाईओवर मिलने वाला है। ये फ्लाईओवर सिमरटोली से मेकॉन के बीच बन रहा है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ पटेल चौक से निवारनपुर के बीच बनने वाले केबल ब्रिज का काम बाकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार दोपहर पत्नी कल्पना सोरेन के साथ फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद सुबह, शाम और दोपहर में स्कूल बसों वालों को आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। लगभग 5 किमी की दूरी 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। अभी इसे तय करने में घंटे भर का समय लगता है। सिमरटोली चौक से मेकॉन चौक तक बन रहे इस फ्लाईओवर का एक हिस्सा राजेंद्र चौक में उतर रहा है, दूसरा हिस्सा मेकॉन चौक में उतरेगा। इस फ्लाईओवर का पूरा प्रोजेक्ट 337 करोड़ रुपए का है। इसे एल&टी कंपनी बना रही है। आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर में पटेल चौक और निवारनपुर के बीच एक केबल स्ट्रीट ब्रिज बन रहा है। इस ब्रिज के नीचे से रांची रेलवे स्टेशन की लाइन गुजरी है। पूरे राज्य का यह पहला केबल स्ट्रीट ब्रिज होगा। कंपनी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ब्रिज की ऊंचाई 40 मीटर होगी, जो 7 मंजिले बिल्डिंग के बराबर है। फिलहाल सिमरटोली से मेकॉन आने जाने वालों को सुजाता चौक होकर आना जाना पड़ता है। पिक ओवर में आने जाने में कई बार घंटे भर का समय लगता है। केबल स्टे ब्रिज का काम पूरा होने के बाद बिना किसी चौराहा पर रुके गाड़ियां 20 मिनट में आना जाना कर सकेंगी। कांटाटोली फ्लाईओवर से सिमरटोली मेकॉन एलिवेटेड कॉरिडोर को जोड़ने के लिए 1.25 किलोमीटर लंबे कनेक्टिंग फ्लाईओवर का निर्माण भी होना है। विभागीय स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कनेक्टिंग फ्लाईओवर का निर्माण करीब 180 करोड़ की लागत से होगा। इसके बनने से कांटाटोली फ्लाईओवर सिमरटोली मेकॉन फ्लाईओवर से जुड़ जाएगा। ऐसे में करीब 6 किमी लंबा कॉरिडोर बन जाएगा। इसे 13 महीने में पूरा कर लेने की बात कही गई है। मंत्रियों की सूची क्यों नहीं दे रही कांग्रेस? पार्टी ने बताई वजह, अब इस आधार पर बटेगा विभाग। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव परिणाम के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर लगातार सक्रिय हैं और सीनियर लीडरशिप के साथ चुनाव परिणाम के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की पहली बैठक थी। उन्होंने बताया कि इस पहली बैठक में कई सारी बातों पर चर्चा हुई है। चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव परिणाम एवं सरकार गठन तक पर चर्चा हुई। हमने केंद्रीय नेतृत्व को झारखंड के विधायकों की सूची सौंप दी है और जब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहेंगे मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। चुनाव जीत कर आए विधायकों के बारे में विस्तार से जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को दी गई है। ऐसे में जैसे ही मुख्यमंत्री के यहां से संदेश आएगा, कांग्रेस अपने मंत्रियों की सूची उन्हें सौंप देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम लोगों ने एक लीडर हेमंत सोरेन का नाम तय कर लिया है, तब उन्हें इसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो किसको मंत्री बनाते हैं।
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा कि हम लोग हर व्यक्ति को कैबिनेट में जगह तो नहीं दिला सकते, लेकिन जो बड़े जाति समूह है उनका प्रतिनिधित्व होगा। हम लोग जनता का ख्याल रखते हुए विभागों का बंटवारा करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीम सिंह मुंडा का निधन, परिवार में शोक की लहर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीम सिंह मुंडा का निधन हो गया है। उन्होंने जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में अंतिम सांस ली है। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वहीं आज सुबह 11:30 बजे जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित उनके आवास से शव यात्रा निकाली जाएगी। स्वर्णरेखा बनिंग घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने इसकी जानकारी दी है। अर्जुन मुंडा के भाई के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी के भाई श्री भीमसेन मुंडा जी के निधन की सूचना मिलने से मन व्यथित है। शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं एवं रांग बुरु से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना करता हूं।